नमस्कार, जोहार। मैं नीरज दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम युव दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट में युवा भागीदारी की। हम अक्सर अपने दैनिक काम के लिए ई सामान का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी आपके आसपास न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद होंगे, जैसे कि आपका टीवी, उसका रिमोट, मोबाइल फ़ोन आदि। दरअसल जैसे ही बाजार में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया मॉडल आता है, हम पुराने से छुटकारा पाकर नए को खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। पर ऐसे में हम कभी ये नहीं सोचते कि पुराने सेट का क्या होगा, और हम उसे कभी भी कहीं भी फेंक देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसे हम ई कचरा या ई वेस्ट कहते हैं, और ये हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास युवा मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ई वेस्ट क्या होता है और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है नीतू कुमारी और दीपक मिश्रा। नीतू, हमें बताएं कि ई वेस्ट क्या है और इससे आम लोगों में कितनी जागरूकता है। आम भाषा में अगर हम समझे नीरल, तो आज के दौर में हम सभी अपने दैनिक कार्यों के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन, उसका चार्जर, घर में रखा टीवी, एसी, फ्रिज इत्यादि। ये सब हम अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि या तो ये ख़राब हो जाते हैं या फिर इन्हें हमारे लिए ये पुराने हो जाते हैं। तो उस टाइम पे या तो हम इन्हें फेंक देते हैं या सेकेंड हैंड बेच देते हैं। तो यही जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जो एक टाइम पे हमारे किसी भी काम के लिए नहीं रहते, वही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई कचरा हम इसे कहते हैं। तो ये जो ई कचरा है, ये अभी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और इसे मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जहरीले पदार्थ, हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जीव जंतु और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जहाँ तक आपने बात की जागरूकता के बारे में, तो निश्चित रूप से जागरूक लोग भी हैं और अजागरूक लोग भी हैं। हालांकि अजागरूक लोगों की संख्या अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत सारे कैंपेन्स, इनफैक्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, जिससे जागरूकता बढ़ाया जा सके। दीपक, आप हमें बताएं कि ई वेस्ट का हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है। नीरल, ई वेस्ट का हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत ही भ्रामक दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की बात करें, तो जैसा नीतू ने भी बताया कि ई वेस्ट से बहुत सारे हैवी या हैजार्डस मेटल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि लेड, कैडमियम, जिंक, और ये जाकर हमारे हार्ट, किडनी या लीवर को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, और इससे हमारी हड्डियों पर भी बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। और अगर हम देखें तो ई वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है हमारे देश में, वो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाता है कि बच्चों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की दिक्कतें बहुत आ रही हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी ई वेस्ट से जो रेडिएशंस और जो वेस्ट्स निकलते हैं उनके द्वारा उनमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस या मिसकैरेज की दिक्कतें आ रही हैं। और अगर पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो पर्यावरण में जो भी ई वेस्ट आते हैं, जितने भी हैवी मेटल्स हैं, वो हमारे जाकर फूड चेन में आ जाते हैं और वो हमें बहुत दिक्कत पहुंचाते हैं। और अगर हम देखें तो ई वेस्ट से जो मेटल्स और जो कुछ भी मेटल्स निकलते हैं, वो हमारे भूजल को भी बहुत अफेक्ट करते हैं। और आजकल कुछ कंपनियों में ये चलन है कि एसिड वॉश से वो हैवी मेटल्स और जो भी बेनिफिशियल मेटल्स है वो निकालते हैं, और जो एसिड वॉश का जो पानी होता है वो जाकर हमारे ग्राउंड वाटर में जाके स्टोर हो जाता है, तो उससे भी हमारा ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। नीतू, हमें बताएं कि जैसे बाज़ार में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है मौजूद है, तो हमें कैसे पता चले कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो ज़्यादा खतरनाक है और क्यों? अगर हमें ये जानना है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा खतरनाक है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर या कंपनीज़ होती हैं, वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं और कुछ नहीं करती हैं।
जिनमें से मुख्य रूप से ऊर्जा बेस्ड प्रोटोकॉल्स है, उसके अलावा इको लेवल बेस्ड प्रोटोकॉल्स है और भी कार्बन रेटिंग वगैरह है। तो ये प्रमाण देते हैं हमारे इक्विपमेंट्स को कि ये कितने बेहतर हैं और कितने नहीं। तो जो अच्छे ब्रांड के कंपनीज़ होते हैं वो ख़ास तौर पे इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो कंपनीज़ हैं जो इन्हें ध्यान में उतना नहीं रखती। एक टाइम पे आपने देखा होगा कि इंडिया में फ़ोन की बहुत सारी कंपनीज़ एक साथ लॉन्च हुई थी। उस टाइम से लेके अभी तक कुछ कुछ केसेस आते हैं जिनमें फ़ोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। फ़ोन की बैटरीज जो लिथियम बैटरीज होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती है। तो पाया गया है कि वो बेसिकली वैसे कंपनीज़ होती हैं जो मिमिक कॉपीज़ बनाती हैं या तो बाहर से एक्सपोर्ट हो रही वैसी कंपनीज़ होती हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं हमारे कंट्री में। तो वो ज़्यादातर नकारती हैं ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को और ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्वालिटी एश्योरेंस भी नहीं देती, उनकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हैं जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं, ये हमारे लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित होता है। दीपक, आप हमें बताइए कि ई वेस्ट के क्या क्या प्रावधान है भारत में? नीरल, अगर हम देखें तो भारत सरकार ने सबसे पहले 2012 में ही ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया था। उसके बाद इसमें 2016 में, 2018 में और अभी तत्काल भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो अभी जो सबसे अहम दो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पहला तो हो गया कि आप EPR लाया है सरकार ने, जिसमें होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है नीरल के कंपनी सिर्फ कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर मार्केट में ही नहीं लाती है बट उसके मैनेजमेंट के लिए भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके रिसाइकलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें दूसरा ये PRO होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी EPR के थ्रू अपने ई वेस्ट्स को मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं है तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू अपने ई वेस्ट्स को मैनेज करा सकती है। और इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान लाया गया है सरकार की ओर से। नीरल, नीतू, हमें बताइए कि आपको क्या लगता है ई वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े क्या क्या चुनौतियां हैं? और टेलीकम्युनिकेशंस के प्रोडक्ट्स का जो सबसे बड़ा मार्केट है, अभी इंडिया उसमें सबसे बड़ा मार्केट है। मतलब यहाँ का जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इस लेवल पे ई वेस्ट को मैनेज करना इंडिया के लिए खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा देखा जाए तो रिसाइकलिंग के लिए आम लोगों की जो भागीदारी होती है वो भी कम देखने को मिलती है। लोगों के घर में जो ख़राब पड़े लैपटॉप या फिर फ़ोन्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, बट किसी कोने में सालों साल पड़े रहते हैं। वो इस डर से रिसाइकलिंग में नहीं देते हैं कि कहीं उनका जो डेटा है उसमें वो लीक ना हो जाए। तो ऐसे मानसिकता को भी बदलने की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा देखा जाए तो ई वेस्ट का जो कलेक्शन है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। हम जो आम घरों में जो भी ई वेस्ट है वो या तो कूड़े में फेंक देते हैं या रद्दी वाले या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर्स को जाके वो रिसाइकलिंग के लिए देते हैं बजाय फॉर्मल सेक्टर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके हम फॉर्मल रिसाइकलिंग में कैसे दें। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित समस्या हैं कि जो लोग इसमें इंगेज है, जो हमारे रिसाइकलिंग प्रोसेस में इंगेज है, उनके उसमें इतने ज़्यादा हज़ारियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो कहीं उनको अफेक्ट ना करें, तो उनके हेल्थ को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा समस्या है। छोटे बच्चे बहुत उसमें इंगेज रहते हैं इनफॉर्मल चाइल्ड सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें जो ई वेस्ट मैनेजमेंट को हमें चुनौतीपूर्ण बनाती है। जैसे कि नीतू ने भी बताया कि चाइल्ड लेबर भी एक इशू है, तो आप हमें बताएंगे कि युवा जो है वो कितने जागरूक है इसके बारे में? क्या स्कूल कॉलेज में इस विषय के बारे में हमें पढ़ाया जाता है? अगर हम बृहत रूप से देखें तो हाँ, कुछ ग्रामीण, अगर हम इसको दो चीज़ों में बांट दें, ग्रामीण में और शहरी में, तो ग्रामीण में लोग जागरूक नहीं हैं या बच्चे जागरूक नहीं हैं, पर शहरी क्षेत्र में ज़रूर हाँ बच्चे जागरूक हैं। और उनको अगर ये चाहिए कि अगर जागरूक हैं तो वो भी अपने आसपास के लोगों को अपने घर में
या अपने कम से कम घर में समझाएं, लोगों को अवेयर करें ई वेस्ट के लिए। और हाँ, आपने ये भी पूछा कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई होती है या नहीं। तो हाँ, स्कूल कॉलेजेस में 12th लेवल पर भी पढ़ाई होती है। एक बायोलॉजी में एक चैप्टर आता है इकोलॉजी, तो उसमें हमें बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ाया जाता है पॉल्यूशन के बारे में, ई वेस्ट के बारे में। और फिर आपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई होती ही है, हमारे यूजी में पीजी में भी इसकी पढ़ाई होती ही है। ई वेस्ट निपटान के प्रारंभिक कदम क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम इसके प्रारंभिक कदम के बारे में सोचें तो जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आम घरों में देखते हैं तो लोगों को पता ही नहीं कि ई वेस्ट होता क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, या फिर उसका जो प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट में पड़ रहा है वो कितना ख़तरनाक है। तो सबसे पहले तो जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से और काम चल भी रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो हम अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव, जिससे हम ई वेस्ट प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला ये है कि हम ज़रूरत के हिसाब से ई प्रोडक्ट्स खरीदें। आजकल के चलन में क्या है कि खासकर की नई पीढ़ी में कि अगर कोई नया मॉडल आया है फ़ोन का या फिर कोई भी लैपटॉप का, तो वो पुराने को छोड़ के तुरंत नए में स्विच कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुराना सामान है उसका जीवन काल अभी भी बाकी है, लेकिन वो ई वेस्ट बन चुका होता है तब तक। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर सामान खरीदें तो बहुत ही हद तक हम ई वेस्ट प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते या बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। इसे हम डोनेट कर सकते हैं ताकि कोई और यूज़ कर ले, या फिर ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इन्हें ख़रीद लेंगी जिससे आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो ऐसे हम कुछ छोटी छोटी चेंजेस लाके हम ई वेस्ट मैनेजमेंट में सहयोग कर सकते हैं। जैसे ही कोई त्यौहार आता है, खासकर दिवाली में हम अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, तो इस वक्त हमारे घर से सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जो है वो फेंके जाते हैं। और दिक्कत यहाँ आती है कि लोग इस वक्त क्या करते हैं कि सारे ई वेस्ट को कबाड़ी वाले को दे देते हैं, यानी कि वो अनौपचारिक क्षेत्र में चला जाता है। तो इससे क्या कुछ परेशानियाँ आ सकती है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ पर बात की कि इसमें 2 सेक्टर हैं, इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर। परंतु अभी हमारे देश का हाल ये है कि हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में 95% ई वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं या रिसाइकिल होते हैं, और फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 5% होते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर 95% होते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि बाल श्रम। अभी हमने डिस्कस किया कि बाल श्रम उसमें सम्मिलित है। तो बाल श्रम में अभी हमने बताया कि बाल श्रम में बहुत सारे बच्चे ई वेस्ट के थ्रू जो भी हैवी मेटल्स, जो हैजार्डस मेटल्स उससे रिलीज होते हैं, तो उनमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ रही है। तो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और ये हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं, अगर हम जैसे कि हम प्लांट हेल्थ क्लिनिक्स बनाते हैं या फिर एनिमल हेल्थ क्लिनिक्स बनाते हैं, वैसे ही अगर हम फॉर्मल सेक्टर में अभी सबसे पहले भोपाल में एक ई वेस्ट मैनेजमेंट क्लिनिक बनाया गया है, और उसी तर्ज पर अगर हम और ज़्यादा ई वेस्ट मैनेजमेंट क्लिनिक्स बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर कदम साबित हो सकता है। तो आप हमें बताएं कि जैसे हम ये सारे सामान जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं एक भेज सकते हैं, तो ये तो हमने बात की कि आम जनता जो है, आम लोग जो है वो कैसे जागरूक हो सकते हैं, पर इससे संबंधित कंपनीज़ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? हाँ, जैसा कि हमने पहले EPR को डिस्कस किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो EPR के अप्रोच के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एक सस्टेनेबल डिज़ाइंस प्रोड्यूस करें। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुंचाए, कम से कम हज़ारियत सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट हो और एनर्जी एफिशिएंट हो। इसके अलावा वो उनका दायित्व बनता है कि वो ऐसे सेटअप या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स क्रिएट करें जो वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को बेच देते हैं और वो प्रोडक्ट्स का जीवन काल ख़त्म हो जाता है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर से वो ई वेस्ट को कलेक्ट करें, एक फॉर्मल तरीके से उसकी रिसाइकलिंग करें। इसके अलावा वो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, उसी में थोड़ा बहुत ई वेस्ट के बारे में या फिर प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करने या फिर रिसाइकलिंग में देने के लिए कुछ इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके अलावा वो मैनुअल्स जैसे वो कोई भी कंज्यूमर जब जाता है तो उन्हें जाता है और नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनमें वो मैनुअल मिलता है, तो वो मैनुअल्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स की। मैं इस बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसा नीतू अभी बता रही थी तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो उसमें अब ये सिस्टम आ गया है कि आप जैसे किसी ब्रांड में 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दिए जाते हैं, तो अगर हम ये कोशिश करें कि 5 स्टार रेटिंग वाले ब्रांड्स खरीदें, या अब ग्रीन ई प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं तो हम ग्रीन ई प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम अगर खरीदते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। यानी कि हमें अच्छे क्वालिटी के सामान जो है वो खरीदने चाहिए। जी नीरज। तो नहीं, तो हमें बताइए कि ई वेस्ट को कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका क्या सही तरीका है? साइकिल जैसे कि अभी सर ने बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में होते हैं, तो लेकिन भारत में 90% से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में ई वेस्ट का रिसाइकलिंग हो रहा है, तो इसे फॉर्मल सेक्टर में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ भी कंट्रोल्ड तरीके से या फिर साइंटिफिकल तरीके से वो डिसमेंटल या फिर जो पार्ट्स को अलग करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करते, जिससे ह्यूमंस के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और वो अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम में आ जा रहे हैं, उनमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है। तो जो भी हमारा फॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि सही तरीके से प्रोडक्ट्स का डिसमेंटल, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है सबका अलग अलग प्रोसीड्योर होता है डिसमेंटलिंग या फिर उनके पार्ट्स का, वो सारे फॉर्मल तरीके से होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो स्किल सेट होते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, उनमें भी स्किल सेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें फॉर्मल तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या हम इसे एक व्यावसायिक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं? जी, हम इसको बिल्कुल व्यावसायिक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल हमारे देश में ही हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ई वेस्ट से जो प्लास्टिक्स निकलती हैं, उस प्लास्टिक्स के द्वारा हमारे ही देश में आजकल ईंटें बनाई जा रही हैं, जिन ईंटों को बनाने में जो ई वेस्ट निकलते हैं उनसे पॉल्यूशन भी कम होता है और उन ईंटों को बनाने में एनर्जी भी कम खपत होती है। और उन्हीं ई वेस्ट से जो प्लास्टिक्स और निकलते हैं उनसे हम आजकल हमारे ही देश में रोड भी बनाई जा रही हैं। हमारी सरकार ने, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बेंगलोर में ही तकरीबन आज के दिन में तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बन चुकी हैं ई वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके पे, बहुत अच्छे पैमाने पर यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश आज युवा देश है, हमारे देश में तकरीबन 65% की आबादी 35 वर्ष की उम्र के नीचे है। तो अगर हम एज अ युवा को अगर हम प्रोत्साहित करें स्टार्टअप्स लाने के लिए, स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करने के लिए, तो युवा पीढ़ी इसमें बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी युवा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गैजेट्स, तो अगर हम जैसे कि युवा कोई भी गैजेट्स यूज़ करते हैं तो वो नए गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जगह अगर वो रिफर्बिश्ड गैजेट्स का इस्तेमाल करे तो ये कितना प्रभावशाली कदम होगा? ये जो रिफर्बिश्ड गैजेट्स हैं ये और कुछ नहीं, जो ख़राब हो जाते हैं हमारे डिवाइसेस, वो कोई कंपनीज़ उन्हें कलेक्ट करके उनको मॉडिफाई या फिर उनमें चेंजेस लाके बेच देती है। यही हमारे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर हमारे युवा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो इनके अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि उनकी कॉस्ट में सेविंग हो जाएंगी, क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सस्ते होते हैं। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट में ई वेस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट रिफर्बिश हो रहा है मतलब उसका जीवन काल भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई उसे ख़रीद रहा है तो एक नए प्रोडक्ट को वो ख़रीदने से बच रहा है और वैसे में ई वेस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा युवा के पास रिफर्बिश्ड डिवाइसेस के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे फीचर्स के अलग अलग तरीके के डिवाइस हो जाते हैं। तो एक युवक के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे रिफर्बिश्ड डिवाइसेस के। इसके अलावा जो बहुत सारे पुराने मॉडल्स हैं जो अभी मैन्युफैक्चर होना भी बंद हो चुकी हैं, अगर कोई वो यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में 2024 तक सभी उपकरणों के लिए यूसीबी-सी पोर्ट को मानव स्तर तक लाना अनिवार्य कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ये कितना प्रभावशाली कदम है? ये बहुत ही प्रभावशाली कदम है। अगर हम देखें, अगर हम पहले की बात करें तो हमारे घर में, अगर मान लीजिए हमारे घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास 5 फ़ोन होता था और 5 चार्जर होते हैं। तो पर अगर नए नियम जो लागू हुए हैं उसमें ऐसा प्रावधान है कि सारे जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हो गए, जितने भी आपके मॉनिटर्स हो गए या आपके फ़ोन्स हो गए, सभी के लिए एक ही तरह का चार्जर होगा। तो उस चार्जर से हम अपने सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, अपने ही नहीं अपने घर वालों के भी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये प्रावधान आ जाए कि आपको बार बार चार्जर और सारे लोगों के लिए चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे चलकर कंपनी ये भी प्रावधान लाएगी कि आपको अगर चार्जर चाहिए तो आप चार्जर ले सकते हैं, या नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते हैं। तो उसमें हम प्रोडक्ट्स का यूटिलिटी कम होगा और हम कम ई वेस्ट जनरेट करेंगे। युवा जो है वो कैसे लोगों को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं? युवा हर घर में मौजूद हैं, तो जैसे हर कोई जागरूक हो रहा है, सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए। अपने घर वालों को ई वेस्ट और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहिए, फिर अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना चाहिए और सोसाइटी ऐसे ही अवेयर होती है। इसके अलावा युवा बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकती है ई वेस्ट मैनेजमेंट में। जैसे सबसे बड़ा इसका हथियार है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो एक छोटे से न्यूज़ को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाती है। तो इसका यूज़ करके युवा ई वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल्स पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स या कैंपेन्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ये हैं कदम हैं जिन्हें हम यूज़ में ला सकते हैं। दीपक, आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे युवा जागरूक कर सकते हैं लोगों को? युवा सबसे, जैसा नीतू ने भी बतलाया कि हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं और युवा की बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है इसमें। और अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी अगर कोई भी तरीके का पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या अभी हम ई वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि हम 3R प्रिंसिपल को अगर यूज करते हैं तो ये बहुत बेहतर साबित होगा। 3R प्रिंसिपल में आता है रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। अगर हम किसी भी ई प्रोडक्ट को अगर हम चाहते हैं कि उसका यूज रिड्यूस कर दें, उसका जितने की हमें ज़रूरत है उतना ही हम यूज करें, तो वो बेहतर साबित होगा। उसको हम फिर रिड्यूस कर दें, या उसको जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जितने भी ई वेस्ट अगर जनरेट नहीं करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको रीयूज करें बार बार, उसको हम फेंकें नहीं, तो वो बेहतर साबित होगा। और अगर मान लीजिए कोई भी ई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो उसको हम रिसाइकिल कर लें तो वो बेहतर साबित होगा। तो 3R प्रिंसिपल हमें अपनाना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि ई वेस्ट क्या है, इससे जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं। हमने ये भी जाना कि ये भले ही एक बड़ी समस्या है पर समाधान भी हमारे ही पास है, खासकर युवा के पास। तो आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे से जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे तो अपने हिसाब से या अपने ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।